हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी बेटा? एकदम से अच्छे, वेरी गुड। बेटा जल्दी से आप ऑनलाइन जुड़ जाइए। हम लाइट के चैप्टर में आज मिरर की बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने लाइट की प्रॉपर्टी, लाइट की नेचर और बेटा जो अपना प्लेन मिरर था उसका कुछ फैक्ट पढ़ लिए थे। तो आप जल्दी से लाइव हो जाइए, आगे बढ़ाते हैं उसी बात को। आवाज़ बेटा जल्दी कीजिए, स्टार्ट करते हैं फिर। बेटा आपके पास बहुत अच्छा मौका है दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के लिए। आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए हमारी आप लाइव क्लासेस डेली अटेंड करें बेटा। शाबाश। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि प्लेन मिरर जो है उसमें एक तरह की ही इमेज बनेगी। वो इमेज आपकी आभासी, सीधा और वस्तुओं के बराबर, जिसको आप इंग्लिश में वर्चुअल, इरेक्ट और इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज बोलते हैं। फिर हमने प्लेन मिरर की पावर देखी थी। तो बेटा उसकी जो पावर थी, क्षमता, वो 0 थी और पावर का फॉर्मूला लिखा था P इज इक्वल टू 1/f। f यहाँ पे फोकल लेंथ है और फोकल लेंथ जो होती है बेटा प्लेन मिरर की, वो हमेशा इन्फिनिटी होती है। और जब 1 में इन्फिनिटी को डिवाइड किया था तब आपका 0 आया था। इसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आपने वक्रता के त्रिज्या बोला था, वो भी आपकी इन्फिनिटी थी। तीसरा पॉइंट था कि आपकी जो लीनियर मैग्निफिकेशन पावर होती है प्लेन मिरर की, वो हमेशा यूनिटी होती है, एक ही होती है। इसका मतलब जो इमेज है उसकी जो हाइट है वो हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर है। तो उन दोनों का जो रेशियो आया था वो 1 आया था। इसी तरह से हमने ये भी बात की थी कि जब आपके सामने कोई प्लेन मिरर रखा हो तो हम उसकी तरफ आएं या उसकी तरफ जाएं, तो आपकी जो स्पीड होगी और आपकी जो इमेज की स्पीड होगी वो आपकी एक्चुअल स्पीड की डबल हो जाएगी, मतलब 2u हो जाएगी। ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका किसी थीटा डिग्री की पोजीशन पर था तो बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी जो इमेज बनेगी वो 2 थीटा डिग्री घूम जाएगी, तब जाके इमेज बनेगी। नीतू यादव जुड़ चुकी है, गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इसी तरह से बेटा हमने ये भी बताया था कि जब दो प्लेन मिरर आपस में पैरेलल रखे हों तो हम ये कह सकते हैं कि जब आपका इमेज उसमें बनेगा तो बेटा वो हमेशा क्या रखेगा, इन्फिनिटी ही रखेगा। दो प्लेन मिरर अगर आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो हम कह सकते हैं कि जो इमेज है वो आपकी क्या होगी, आप कहेंगे सर वो हमारी इन्फिनिटी ही होगी। आगे बढ़ाते हैं बेटा इसी बात को। चलिए हम प्लेन मिरर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए समतल दर्पण, देखो बेटा मान लीजिए ये आपके पास, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ध्यान से देखिएगा, इसको हम बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो बेटा इसकी एक साइड हर हाल में क्या होगी, आप कहेंगे सर पोलिस होगी। ठीक है, ये लिख दिया है हमने पोलिस। इसी तरह से बेटा ये हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये हो गया बेटा परपेंडिकुलर, या आप इसको आप नॉर्मल भी कह सकते हैं। अभिलंब जिसको बोलते हैं आप, इसको हम अभिलंब भी कह सकते हैं। ठीक ऐसे ही बेटा यहां से देखिए आपकी ये जो रेज आई चलकर, ये आपकी बेटा इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे को हम बोलते हैं जिसका नाम है
क्या आप कहेंगे सर आपतित किरण। आपतित किरण इसको हिंदी में बोलेंगे और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे। इसी तरह से बेटा जैसे ही आपकी ये सरफेस पर टकराएगी तो टकराने के बाद नीचे की साइड पॉलिश है तो लाइट नीचे तो वापस आएगी नहीं, लेकिन ये यहीं पर टकरा कर क्या हो जाएगी बेटा वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब सेम मीडियम में लौट जाएगी। और बेटा जब ये सेम मीडियम में लौट जाती है तो हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे को आप हिंदी में क्या बोलेंगे, तो नाम है इसका बेटा परावर्तित किरण। ध्यान से देखिएगा, परावर्तित किरण बोलते हैं इसको। बेटा इंसिडेंट रे हो या आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो, ये हमेशा नॉर्मल के साथ ही एंगल बनाती है। तो बेटा इस रे ने जब इसके साथ एंगल बनाया तो हमने उसका सिंबल ले लिया आई, और आई को बोलते हैं बेटा इंसिडेंस एंगल। और इंसिडेंस एंगल को आप हिंदी में बोलेंगे आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल। और इसी तरह से आपकी ये जो रे है बेटा इसने भी ये कोई ना कोई एंगल बनाया और इसको हमने आर नाम दे दिया, और इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन एंगल। और रिफ्लेक्शन एंगल को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। रिफ्लेक्शन एंगल को हम बोलते हैं बेटा परावर्तन कोण। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ध्यान से देखिएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसिडेंस एंगल है बेटा वो आपका रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर है। इसका मतलब विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज, तो आपका आंसर होगा प्लेन मिरर। समतल दर्पण में बेटा आपका जो आपतन कोण होता है वो हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है। दूसरी बात ये क्या कि बेटा इसी को हम बोलते हैं क्या, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि इसी चीज को हम ये कह सकते हैं कि परावर्तन का दूसरा नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सेकंड लॉ, ये दूसरा नियम है बेटा। और पहला नियम भी यहीं पर छुपा है क्या, कि बेटा देखिए ये आपकी इंसिडेंट रे है यानी कि आपतित किरण, ये बेटा आपका नॉर्मल है यानी कि अभिलंब, और यहाँ से जो रे है वो टकरा कर वापिस गई है तो बेटा इसको हमने रिफ्लेक्टेड रे। तो हम कह सकते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड बेटा रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों जो है बेटा वो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। आपतित किरण, अब परावर्तित किरण और बेटा अभिलंब हमेशा एक ही तल में होते हैं। और दूसरा हम कह सकते हैं कि आपका जो एंगल आई है वो हमेशा बराबर होता है बेटा एंगल आर के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बेटा आपका दूसरा नियम है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के टोटल कितने लॉ होते हैं, 2, और वो दोनों यहीं से निकले हैं क्या, आपतित किरण, अभिलंब और बेटा परावर्तित किरण हमेशा एक ही तल में लाई करते हैं। पहला नियम तो ये है, और दूसरा नियम ये कह सकते हैं कि जो आपका एंगल ऑफ आई होगा यानी कि आपतन कोण वो हमेशा बेटा बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये दो बातें किसमें आती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। दूसरी बात देखिए बेटा, अगर मैं आपसे कहता कि यहाँ पे जितनी वैल्यू एंगल आई की है उतनी ही वैल्यू किसकी है बेटा, एंगल आर की। लेकिन अगर मैं ये कह देता कि अगर आपकी इंसिडेंट रे जो है वो बेटा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल हो जाती, ध्यान से देखिएगा, अगर आपकी ये रे जो है बेटा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल क्या हो जाती, आप कहते सर नॉर्मल हो जाती, तो बेटा जो एंगल आई की वैल्यू होती वो हमेशा कितनी होती, 0। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा ये जो आपका एंगल है, या मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रे है अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परावर्तक सतह के ठीक क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो बेटा आपसे वैल्यू पूछ सकता है कि एंगल आई की वैल्यू कितनी होगी, 0। और बेटा दूसरे नियम के अकॉर्डिंग ही एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 0। तो कल को अगर मैं आपसे कहता हूँ, ये स्पेशल केस है, ध्यान से देखिएगा, क्या मैं लिख देता हूँ इसको, यदि
आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे क्या हो जाए बेटा, आप कहेंगे परावर्तक सतह के, ये बात ध्यान रखिएगा, नॉर्मल, और यानी कि नॉर्मल को क्या बोलते हैं, अभिलंब हो जाए, नॉर्मल या बेटा अभिलंब हो जाए, तो एंगल आई कितना होगा, आप कहेंगे सर 0 डिग्री। और बेटा दूसरे नियम के अकॉर्डिंग और दूसरे नियम के अनुसार कह सकते हैं क्या, कि बेटा अगर आपका एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी कितना है, एंगल आई के बराबर। तो बेटा ये 0 है तो दोनों की वैल्यू ही कितनी हो जाएगी, 0। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। एक केस आपका ऐसा बनता है, अगर आपकी इंसिडेंट रे बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नॉर्मल हो जाती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो बेटा ध्यान रखिएगा वहां पर आपका ये 0 वैल्यू रखेगा, और 0 रखते ही बेटा दूसरे नियम के अकॉर्डिंग आपका एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 0। एक मूवी आई जिसका नाम था बेटा सुपर 30, है ना। उस मूवी के अंदर दिखाया गया है लास्ट में कि वो बच्चे जो हैं उन पर किसी तरह का अटैक होता है जो कोचिंग में तैयारी करते हैं, तो वहां पर वो लोगों को या विलन को गुमराह करने के लिए साउंड क्रिएट करते हैं बेटा। और जब वो साउंड क्रिएट करते हैं तो पता चलता है कि साउंड जो है बेटा उस तरफ से आ रही है, लेकिन वो कंसिडर कर लेते हैं ये वाली पोजीशन। तो वहां पर जो आपका फिनोमिना या जो बेटा बेसिक प्रिंसिपल यूज किया गया था वो हमेशा प्लेन मिरर का ही किया गया था, कि बेटा वाल से आप जितना दूर खड़े हैं या जिस एंगल पर खड़े हैं और उसके दूसरी तरफ उतनी ही दूर या उसी एंगल पर क्या आ रही है, साउंड आ रही है। तो बेटा वो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था जो सुपर 30 मूवी के अंदर लास्ट में बच्चों ने खुद को बचाने के लिए यूज किया था, ये दिखाया गया है उसमें, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बेटा एक बात ये ध्यान रखिएगा, हमेशा एंगल आई एंगल आर के बराबर है, इसमें प्लेन मिरर में। और दूसरा प्रिंसिपल ये है कि बेटा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आपका नॉर्मल हमेशा बेटा सेम प्लेन में क्या करता है, लाई करता है। अब एक बात यहां से और निकल के आती है क्या, कि बेटा अगर आपकी ये रेज यहाँ पर आई है तो सेम मीडियम में ही वापस लौटी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एयर मीडियम है, तो बेटा एयर में इंसिडेंट हुई है और टकरा कर वापस एयर में ही लौटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन की या परावर्तन की पहली कंडीशन फुलफिल हो गई क्या, कि मीडियम हमेशा सिंगल ही होना चाहिए या सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये फुलफिल हो गई कि जो आपका मिरर है उसमें ही रिफ्लेक्शन होता है। तो हमने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिफ्लेक्शन के लिए 2 कंडीशन लिखी थी और यहाँ पे दोनों की दोनों फुलफिल हो रही है। दूसरी बात ये बेटा कि अगर आपका ये पॉलिश ना होता या दूसरी चीजें होती तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि ये नीचे नॉर्मल होता आपका इस तरह से, तो बेटा ये सीधा आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेज बिल्कुल सीधी ना आकर यहीं से टकरा कर क्या हो गई है, वापस लौट गई है। और इसका मतलब ये हुआ कि रेज की जो एक्चुअल पोजीशन थी वो ऐसे होनी चाहिए थी, बिल्कुल ऐसे बेटा सीधी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे ना होकर क्या हो गई है बेटा, वो इतने डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका एंगल है बेटा, ये जो एंगल है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ध्यान से देखिएगा, इस एंगल को बेटा हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। और बेटा डेविएशन को हिंदी में बोलते हैं विचलित हो जाना, यानी कि अपने पथ से बेटा क्या हो जाना, डाइवर्ट हो जाना। उस टर्म को हम बोलते हैं विचलित या डेविएशन। ठीक है, तो बेटा रेज बिल्कुल सीधी ना गई, मतलब आप रास्ते में सीधे जा रहे हैं और रास्ते में कोई जानवर दिखा तो आप अपनी पोजीशन को छोड़कर इधर उधर से निकल गए, इसका मतलब आपने अपनी पोजीशन में चेंज किया और बेटा उस चेंज को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे डेविएशन बोल रहे हैं। तो अब यहीं से क्वेश्चन फिर राइज हो गया क्या, कि बेटा जब आपका प्लेन मिरर हो और प्लेन मिरर में अगर सिंगल क्या होता है, डेविएशन होता है, तो वो एंगल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि जो रेज है अपने रास्ते को छोड़कर या अपने एंगल को छोड़कर
कितने डिग्री वो क्या हुई है, डेविएटेड हुई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। एंगल ऑफ डेविएशन, तो बेटा मैं इसको डेल से शो कर रहा हूं, एंगल ऑफ डेविएशन डेल। और ध्यान रखिएगा कि बेटा ये आपका 90, ध्यान से देखो बेटा, ये यहां से लेके ये 90 और फिर ये घूम के वापस आ जाओ 90, तो बेटा 90 और 90 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 180 हो गया, ठीक है। और 180 को क्या लिख सकते हैं बेटा, आप पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। 180 को कितना लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। और बेटा मैं ये जानता हूं क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ये रहा, और बेटा नीचे से देखते तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता, 2 टाइम्स, तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2i। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला या इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकता है क्या, कि बेटा जब आपकी रेज किसी प्लेन मिरर में से टकराती है तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में ना जाकर किसी न किसी एंगल पर डेविएट मतलब विचलित हो गई, और विचलित होने के बाद ही ये वापस से मीडियम में गई है, तो वो एंगल कौन सा था जितना उसने विचलित या डेविएटेड किया, तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस 2i। लेकिन एक बात और समझे बेटा, ये तो आपका सिंगल डेविएशन है, ये आपका बेटा क्या है, सिंगल डेविएशन है। लेकिन अगर बेटा डबल डेविएशन होता तब क्या कर लेते, तो जाहिर सी बात है बेटा, जब सिंगल में आपका 180 डिग्री है बेटा, जब सिंगल में आपका पाई एंगल है टोटल, तो डबल में तो 2 हो जाएगा। तो मैं इसको ये कर दूं, डेल इज इक्वल टू बेटा 2 पाई, और माइनस में बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 2 ही रहेगा। तो ध्यान से देखिए, इसको तो हम बोलते हैं बेटा डबल डेविएशन, ध्यान से देख लीजिए, डबल डेविएशन मतलब जब आपके 2 प्लेन मिरर बेटा थीटा डिग्री पर झुके हुए हों, और तब कोई रेज अपना बार बार और कितने बार, 2 बार रास्ता बदलती है, तो बेटा डबल डेविएशन होगा। और अगर एक बार रास्ता बदलती है तो वो आपका सिंगल डेविएशन होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सिंगल के लिए पाई माइनस 2i, और बेटा डबल के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस का 2i। ये फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा, ठीक है। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार राइज हो जाता है, ठीक है बेटा। यहीं से हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाला है, यहीं से बेटा हमने एक कंडीशन दे दी कि अगर इंसिडेंट रे बेटा इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाए या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हो जाए, तो जाहिर सी बात कह देंगे सर कि आपका एंगल आई 0, लेकिन एंगल आर कब 0 होगा, तो आप कहेंगे सर रिफ्लेक्शन के दूसरे नियम के अनुसार ही एंगल आर क्या होगा बेटा, 0 होगा। और ये सिंगल डेविएशन है बेटा, जब एक बार रेज टकराती है, और जब 2 बार ये आपकी टकराएगी तो 2 पाई माइनस का 2i हो जाएगा, ये बात ध्यान रखें। चलिए बेटा, इसी तरह से अब हमारा जो टॉपिक है इसी में वो है बेटा यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। ध्यान से देखिएगा, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, एक क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें से कि बताइए प्लेन मिरर का कहाँ कहाँ पर यूज है। तो देखो, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स, समतल दर्पण का उपयोग देखो बेटा, हम कह सकते हैं क्या कि घरों में जो भी हम मिरर यूज कर रहे हैं अपना फेस देखने के लिए, वो बेटा हमेशा प्लेन ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो भी आपकी इमेज आएगी वो ना तो आपसे छोटी आएगी ना वो बड़ी आएगी, हमेशा इक्वल आएगी। तो आप कहेंगे सर इन लुकिंग ग्लास, ध्यान से देखिएगा बेटा, लुकिंग फेस ग्लास, और हम इसको कह सकते हैं क्या, चेहरा देखने वाले दर्पणों में। तो जो चेहरा देखने वाले दर्पण हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं, आप कहेंगे सर प्लेन मिरर का ही यूज करते हैं, पहली बात। इसका बी पार्ट देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं क्या कि बेटा टू कैच
टैंक्स इन इंडियन आर्मी। बेटा ये ध्यान से देखिएगा, अपनी जो भारतीय सेना है वो अपने टैंकों का पता लगाने में, या बेटा मैं ये कह दूं कि दुश्मनों के टैंकों का पता लगाने में क्या करते हैं कि जो आइस वगैरह होती है, बर्फ, उसके अंदर प्लेन मिरर को लगा देते हैं। प्लेन मिरर इसलिए लगाते हैं कि जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है, ना छोटी ना बड़ी, जो है हकीकत में वो ही दिखेगी और बेटा वास्तविक के साथ दिखेगा। ये ध्यान से देखिएगा। तो इंडियन आर्मी जो है अपने टैंकों को या दुश्मन के टैंकों को कैप्चर करने के लिए इसका यूज करती है, प्लेन मिरर का। तीसरा कह सकते हैं यूजेस इन, इसमें आप कहेंगे सर पेरिस्कोप, पेरिस्कोप इन सबमरीन्स। ध्यान से देखिएगा, इन सबमरीन्स। सबमरीन्स का मतलब होता है बेटा जो सागर के अंदर क्या होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, उनके अंदर हम उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए, या पानी के तल में नीचे कोई ऑब्जेक्ट गिरा दिया जाए उसकी एक्चुअल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए पेरिस्कोप में हम किसका यूज करते हैं, आप कहेंगे सर पेरिस्कोप में हम केवल और केवल प्लेन मिरर का यूज करते हैं बेटा। ऐसे ही कोई टॉयज होता है, खिलौना, और उस खिलौने के अंदर क्या होता है बेटा कि किसी तरह का आपका रिफ्लेक्शन हो, लाइट पड़े और लाइट जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस कलरफुल बनेगी बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि एक मतलब ऑर्नामेंट्स टाइप, आभूषण टाइप का हमें क्या देखना हो, पैटर्न देखना हो, एक सुंदर चित्र देखना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लेन मिरर का। तो हम कहेंगे इन कैलिडोस्कोप। ध्यान से देखिए बेटा, इन कैलिडोस्कोप, और कैलिडोस्कोप को हिंदी में बोलते हैं बेटा बहुरूपदर्शी। क्या बोलते हैं बेटा, बहुरूपदर्शी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहाँ पर है, तो बेटा घर में छोटे बच्चे होंगे, है ना, नहीं है तो पड़ोसियों के होंगे। तो एक काम करो, उनके घर में खिलौने रखे होंगे, आप जाइए वहां पर, और जैसे ही आप वहां पर जाएंगे तो दूर से देखेंगे तो वो खिलौने के अंदर बेटा एक सुंदर सा क्या मिलेगा, इमेजिनेशन, इमेज होगी, पैटर्न होगी। तो आप कहेंगे टू गेन पैटर्न। आजकल बच्चे मिल जाते हैं बेटा, है ना, पास पड़ोस में इधर उधर मिल जाते हैं, देख सकते हैं इसमें पैटर्न, ब्यूटीफुल पैटर्न। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा। इन सब में हमने किसका यूज किया है, प्लेन मिरर का। और एक ई पार्ट और ले लेते हैं, क्या आप कहेंगे यूजेस इन, और एक लिख रहे हैं बेटा जिसका नाम है सोलर कुकर। ध्यान से देखिएगा, सोलर कुकर्स के अंदर हम किसका यूज करते हैं, आप कहेंगे सर प्लेन मिरर का यूज करते हैं। लेकिन बेटा धीरे धीरे अब इस चीज को रिप्लेस किया जा रहा है, और हम ये कह सकते हैं क्या कि इसके प्लेस पर हम किसको यूज कर रहे हैं, आप कहेंगे सर कॉनकेव मिरर को। वो इसलिए रीजन दे सकते हैं हम क्योंकि वो क्या करता है, सभी रेज को इकट्ठा करके अपनी जो फोकल लेंथ है बेटा उसके ऊपर मिलाता है। तो किसी चीज को कन्वर्ज करना मतलब इकट्ठा करना, ये काम किसका होता है, कॉनकेव मिरर का होता है। इसलिए अब धीरे धीरे प्लेन मिरर को रिप्लेस करके हम सोलर कुकर में किसका यूज करते हैं, आप कहेंगे सर कॉनकेव मिरर। तो बेटा ये आपका जो है ये क्या है, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर है। आप चाहें तो एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शाबाश। और लेने के बाद एक बार यस सर लिख दिया करो, है ना। हाँ। हो गया भाई, चलिए ये हमारा प्लेन मिरर का जो टॉपिक है बेटा वो कंप्लीट हुआ। और मैंने बताया था कि मिरर जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है बेटा प्लेन मिरर जो भी हम पढ़ रहे थे, और सेकंड होगा आपका जिसको हम स्फेरिकल मिरर, और उसको हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो चलिए उसी की बात कर लेते हैं, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, और इसको आप बोलेंगे गोलीय दर्पण। देखिए स्फेरिकल मिरर
इसी में दो पार्ट करेंगे हम, एक आपका कॉनकेव और एक बेटा, चलिए देखिए समझ लीजिएगा इसको बेटा। पहले ये एक शेप ले लेते हैं हम। ये जो है बेटा ये आपका कैसा मिरर है, आप कहेंगे सर ये हमारा स्फेरिकल मिरर है। ध्यान से देखिएगा। और बेटा हम ये जानते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर है तो इसकी कोई ना कोई साइड तो पॉलिश होगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या कि बेटा ये यहाँ से मैं एक बार शो करने की कोशिश करता हूँ ये, और बेटा ऐसे ही आपका मैं यहाँ से शो करने की कोशिश करता हूँ ये। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको वर्टिकली होलो इसको कटिंग कर रहे हैं बेटा। और ये जैसे ही हमने इसको बीच में से कट किया, ध्यान से देखिएगा, तो बीच में से कट करने के बाद इसका कहीं ना कहीं सेंटर तो आया ही होगा बेटा, ये मान लेते हैं वो सेंटर। और इस सेंटर को जैसे ही हमने कट किया, अब इसके दो पार्ट हो गए हैं। अब बेटा जैसे ही इसके दो पार्ट हुए तो पता चला क्या कि इस सेंटर से लेकर यहाँ तक और बेटा इसी सेंटर से लेकर यहाँ तक, ध्यान से देखिएगा, इस सेंटर से लेकर ये बेटा, इस सेंटर से लेकर ये, तो ये जो आपका पॉइंट है बेटा इसको हम बोलेंगे क्या, आप कहेंगे सर ये जो है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इस सारे का सेंटर। तो बेटा मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सी लिख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बेटा सी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वक्रता केंद्र। ध्यान से देखिएगा, सी को हम क्या बोल रहे हैं, वक्रता केंद्र, या इसको हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से बेटा यहाँ पर आपके मिरर के दो टुकड़े हुए हैं और दोनों मिरर का ये मिड पॉइंट है बेटा, तो मिड पॉइंट है तो इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, पोल। और पोल को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो ये भी आपका क्या हो गया, पोल, और पोल को क्या कह सकते हैं, ध्रुव, और इसका सिंबल हो गया पी। तो यहाँ पे पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहेंगे सर पोल को, और पोल जिसको हम बोल सकते हैं ध्रुव। ऐसे बेटा हम ये कह सकते हैं क्या कि पोल से लेकर और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो रास्ता है या वे है, लेंथ है, डिस्टेंस है बेटा, इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल क्या हो गया, आर। तो बेटा इसका भी क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कहेंगे सर आर, और आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हिंदी में बोलेंगे आप वक्रता त्रिज्या। ध्यान से देखिएगा बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसमें हम ना तो बेटा अभी कॉनकेव मिरर को अलग कर रहे हैं, अभी ना हम कॉन्वेक्स को कर रहे हैं, हम तो बस बेसिक और जो आपके शॉर्ट पॉइंट हैं जो रिलेट करते हैं किसको, गोलीय दर्पण को, उसी को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पास पहले बेटा एक स्फेरिकल मिरर था, फिर हमने उसको होलो वर्टिकली क्या कर दिया, आप कहेंगे सर कट किया। जैसे ही बेटा उसको कट किया तो ये बीच में जो सेंटर आया उसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको आपने वक्रता केंद्र का नाम दिया। ऐसे ही बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन हमने हॉरिजेंटली पास की, जिसने दोनों मिरर को या दोनों पार्ट को बेटा मिड में से कट किया। जो मिड में से कट करता है उसको हम पोल के नाम से जानते हैं। इसी तरह से बेटा पोल और सी के बीच की जो दूरी है उसको हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा है। और बेटा एक बात ध्यान रखें क्या, कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक पॉइंट होता है और उसका नाम है एफ। और बेटा एफ यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है, आप कहेंगे सर फोकस को। एफ किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, आप कहेंगे सर फोकस को। तो यहाँ से आपका जो है बेटा वो क्वेश्चन राइज हो सकता है, कैसे, आपसे कहेगा डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर, और डिफाइन पोल, डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, या बेटा फोकस। तो अब आप इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। क्या हम कहेंगे, स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं बेटा,
वक्रता केंद्र। हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण या खोखला गोलीय दर्पण जिस बिंदु का भाग होता है उस बिंदु को हम वक्रता केंद्र कहते हैं बेटा। ऐसे ही हम ये कह दें दर्पण के मिड पॉइंट को, दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव के नाम से जानते हैं बेटा। ऐसे हम ये कह सकते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर और बेटा पोल, इनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। और बेटा हम ये कहेंगे कि जब आपकी लाइन इंटरसेक्ट होगी या लाइट रिफ्लेक्ट होकर टकरा कर परावर्तन के बाद जिस पॉइंट से गुजरेगी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर फोकस बोलते हैं। तो बेटा अब इस पार्ट को हम सेपरेट कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ बना। तो देखिए इसको मैं जैसे ही सेपरेट करता हूं तो इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा तो इस तरह से बनेगा, ऐसा देखिए, एक टुकड़ा तो बेटा ऐसा बना और इसकी ये साइड है पॉलिश, ये तो यहाँ पे हमने लिख दिया पॉलिश। और बेटा ये वही लाइन है, ये लो, इसको पॉइंट को हमने सी कहा जिसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो बेटा एक बार देखिएगा, इसमें डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा है क्या कि जब हमने उसके दो टुकड़े कर लिए तो बेटा एक टुकड़ा आपका कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा और दूसरा टुकड़ा जो है वो बेटा कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा। तो ये आगे की तरफ बेंड है बेटा, ध्यान से देखिएगा।